कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? बताओ क्या होता है कंसंट्रेशन सेल? क्या? अपने बोलती है, अपने ही सुनती है। क्या होता है कंसंट्रेशन से? कुछ तो होता है। क्या कुछ होता है? कुछ में कुछ कुछ होता है। कंसंट्रेशन डिफरेंस है। क्या क्या अपने में बोलती है, अपने सुनती है। तो आप तो पहले पढ़ी है ना, तो पढ़िए तो बताओ। कंसंट्रेशन से पढ़ाया गया। भूल गए? खाना बोलती है? खाना बोलती है, बताओ। एक दिन। अच्छा, पढ़ना नेसेसरी नहीं है। हम्म कोई भी एक भी बताओ, कोई कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? क्या होता है बताओ। आप लोग क्या मतलब, जैसे पढ़ाए तो अच्छा है या मजाक करे तो अच्छा है? कैसा आप लोग खोजते हो? हम्म बताओ। या हमेशा आप लोग मजाक के मूड में रहते हो? चलो बता देता हूँ, लिखो। द सेल in which potential, ऐसे लिखो, flow of electron is due to difference in concentrations of different in concentrations of electrode or electrolytic solutions between anodic compartment and cathodic compartment। एक चीज ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन सेल्स में एनोड और कैथोड सेम मटेरियल का बना हुआ होता है। इन कंसंट्रेशन सेल एनोड एंड cathode is made up of same materials।
जैसे देखो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। एनोड एंड कैथोड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, इसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसलिए नाम है इसका कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर एनोड और कैथोड सेम मटेरियल से बना हुआ है तो इनोड सेल का वैल्यू इसके लिए क्या होगा बताओ? इनोड सेल कैसे निकालेंगे? ये भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, मीन्स ये जो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। तो इस कंडीशंस पर ये जो इनोट, ये लिखोगे इनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कितना होगा? दैट इज जिंक का बताए थे कितना होता है? -0.76। और इनोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज प्लस ऑफ 0.76, प्लस ऑफ 0.76, उल्टा बोल रहे हो। तो अभी निकालोगे इनोट सेल निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए इनोट सेल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए इनोट सेल का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी कॉन्सेंट्रेशन सेल भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो सबसे पहला देखिए, दैट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें क्या होगा? इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। उसमें क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सेकेंड टाइप्स का जो होता है। तो इसमें लिख लो, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू difference in concentrations of electrolytic solutions। जैसे इसका M सॉलिड है, Mn+ एक्वस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है। एनोड है, ये Mn+ एक्वस C2 मोलर, और ये क्या है? M सॉलिड। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अगर हम इसका ई सेल निकाले, ई सेल नर्स इक्वेशन लगाएं, ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल, जो कि क्या होगा? 0 आएगा, माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बताओ? कौन प्रोडक्ट है आपका? यही प्रोडक्ट होने वाला है, ये दोनों प्रोडक्ट होने वाला है, बताया था ना। 2 और 4 हमेशा प्रोडक्ट, और 1 और 3 हमेशा रिएक्टेंट। तो ये जो प्रोडक्ट होने वाला है ये तो सॉलिड है, यही आएगा। मीन्स क्या लिखेंगे? C1 अपॉन C2।
अब ये पूछता है कभी कभी ये कॉन्सेंट्रेशन सेल कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन ध्यान रखिएगा। स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशंस होता है ई सेल, लिख लो फॉर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ई सेल का वैल्यू जो होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो कब पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव होगा बताओ? कैसे पॉजिटिव होगा? देखो ऊपर इक्वेशंस है, C1 लेस देन C2, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तभी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल बिकम निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशंस है, C2 का वैल्यू C1 से ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स एनोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए या कैथोडिक कंपार्टमेंट का? कैथोडिक कंपार्टमेंट में कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज, लिख लो, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस comma concentrations of cathodic compartment should be greater than that of anodic compartment. Concentrations of cathodic compartment should be greater than that of anodic compartment. चलो ये हो गया ये पॉइंट। कभी कभी डेल्टा जी के टर्म्स में भी बात करता है, तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डेल्टा जी क्या, एस माइनस नेगेटिव होगा, एच माइनस टी डेल्टा एस। चलो हाँ वो भी सही है, थर्मोडायनेमिक्स के अगर टर्म्स में बात करें, क्या आर टी एल एन क्यू। ये कहाँ से फॉर्मूला रिसर्च की? कहाँ से रिसर्च की? ये घर का फॉर्मूला, घर का अचार है, जो कुछ मिलाए फॉर्मूला बन गया। या राहुल गांधी जैसा आलू सोना निकलेगा, ऐसा ही फॉर्मूला बनाने वाला मशीन तो नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान रखना, इस चैप्टर्स में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। देखो अभी अभी बात किए थे ना, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? निगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। तो ई सेल के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये निगेटिव कब होगा? जब ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी निगेटिव होगा। और यहाँ पर लिखा भी है देखो, स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी बताओ, अगर मैं डेल्टा जी के टर्म्स में बात करूं तो डेल्टा जी इक्वल क्या होगा? माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल का वैल्यू देखो यहाँ पर निकला हुआ है, क्या जाएगा बताओ? ये माइनस एन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन जो भी होगा इसमें। एफ, एफ इज द फेरेडेज कांस्टेंट, और ई सेल का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग, ये तो प्लस हो गया, एन एन कैंसल हो गया, क्या जाएगा? दैट इज 0.06 एफ लॉग C2 अपॉन C1 अपॉन C2। तो डेल्टा जी के टर्म्स में भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए,
देखो कॉपर Cu2 प्लस 10⁻⁵ मोलर, (10⁻³ मोलर। इसका ई सेल का वैल्यू बताओ, ई सेल का वैल्यू। पहले ये बताओ, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ सेल है? इज इट ए कॉन्सेंट्रेशन हाफ सेल? क्या इसका ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। नेगेटिव आएगा। देखो यार, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो क्या लिखा गया, क्या पॉइंट में अभी नोट्स में लिखा है ना आपने, क्या लिखा? स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस के लिए कैथोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनोडिक कंपार्टमेंट। तो क्या ये ज्यादा है? चलो तो बताओ। बन गया? सर 0.09 0.09 9 0.09 0.06। देखो माइनस ऑफ 0.06 n का वैल्यू 2 है, इसके लॉग ऑफ, यहाँ दिक्कत होता है। देखो प्रोडक्ट ये दोनों प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट है तो ये तो सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ अपॉन 10⁻³ 10⁻², तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 कैंसल 0.06 वोल्ट। पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव बता रहा है कि ये जो सेल रिएक्शन हो रहा होगा स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या ये बताइए आप लोग, इज इट ए कॉन्सेंट्रेशन सेल? ये भी कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं? ये भी कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ये एनोड एंड कैथोड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स एंड देयर इज डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ओनली। यहाँ पर प्रेशर का अभी हम डिफरेंस कर सकते हैं, बट अभी ले रहा हूँ 1 बार। हम ओनली कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो इस केस में कैसे हम ई सेल निकालेंगे? एनी आइडिया? ई सेल कैसे निकालेंगे इसमें? क्या इनोड कैथोड या ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना आता है? इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना आता है? कैसे निकालोगे? पता नहीं। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 0.06 pH, ऐसा बताएं। और ई रिडक्शन पोटेंशियल भी बताएं, दैट इज तो अगर हमको ई सेल निकालना है, ई सेल कैसे निकालते हैं बताओ? ई सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो दोनों को क्या कीजिए, दोनों क्या हो जाएगा? देखो 0.06 कॉमन है, क्या हो जाएगा? पीएच एनोड पर माइनस पीएस कैथोड। डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया।
क्या 0 पॉइंट, हाँ ये फॉर्मूला इसमें हम यूज कर सकते हैं ऐसे, बट दिस विल बी मोर कॉन्वीनियंट। हम यहाँ पर ही बना सकते हैं, C1 C2 के टर्म्स में बना सकते हैं, बट ये ज़्यादा कॉन्वीनियंट होता है। हम एनोड पर रिएक्शन लिखे, कैथोड पर रिएक्शन लिखे, इस टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन लिखे, अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस कब होगा बताओ। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पीएच एनोड या कैथोड, किसका ज्यादा होना चाहिए? एनोड का। किसका ज्यादा होना चाहिए, या जिसका मन करे ले लो। एनोड का ज्यादा होना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो कॉन्सेंट्रेशंस कैथोड का ज्यादा होना चाहिए। सही बोल रही है। देखो तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस के लिए एनोड का पीएच ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैथोड। और दूसरा, अगर पीएच के टर्म्स में बात करें तो क्या होगा, हम ये जानते होंगे, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है ना, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा आप। ये पढ़ा ही होगा ना कहीं ना कहीं। चल, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस के लिए पीएच एनोड शुड बी ग्रेटर देन पीएच ऑफ कैथोड। और पीएच के टर्म्स में बात करेंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनोड। और ये क्वेश्चन बनाइए। बन गया। कल तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दिन कम बचा है मई आने में। मार्च में भी छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी तो होगा ना, आने वाला है वो। कौन सा फेस्टिवल आएगा मार्च में? मार्च में क्या 0.60? देखिए यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन POH का वैल्यू 2 आएगा, pH 12 आएगा।
और यहाँ पर pH निकालिएगा तो 2 आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू 0.06 12 माइनस 2, तो कितना जाएगा 0.06 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 0. अच्छा चलो, पहली बार सही हो गया ना। उसके बाद लिखना सेकेंड, दैट वन इज इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हो गया था ना, दैट वाज सेकेंड वन इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से, सेकेंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसमें लिख लीजिएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू डिफरेंस इन concentration of electrode। अभी कंसंट्रेशन वाला पार्ट को देखो सेम रखा है, इसके पहले मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रहा था, अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ प्रेशर चेंज कर रहा हूँ। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट। चलो तो इसमें भी हम लास्ट डिराइव करें तो ई सेल का डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू 2 होगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट देखो यहाँ पर 2 और 4 प्रोडक्ट है, आप रिएक्शन लिख के भी पता कर सकते हैं, बट 2 और 4 तो ये तो सेम है, देखो कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर तो सेम, तो क्या आ जाएगा P2 अपॉन P1। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस के लिए प्रेशर के टर्म्स में बताओ कि कौन सा एनोडिक या कैथोडिक कंपार्टमेंट का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, किसका होना चाहिए ज्यादा? एनोडिक कंपार्टमेंट का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। देखो आपको क्या करना है, ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, यही कंडीशन होना चाहिए, P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 एंड P1 इज द प्रेशर ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट का प्रेशर ज्यादा होगा देन कैथोडिक कंपार्टमेंट, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए होगा। आगे देखो क्या है, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लो छोटा सा, अगर P1 का वैल्यू 10⁻⁻2 है बार है, अगर P2 का वैल्यू 10⁻⁵ बार है, तो यहाँ पर ई सेल का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। जीरो पॉइंट 0.09 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर ओनली वैल्यू पुट करना है, आंसर आपका निकलेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स लिखो, थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल।
थर्मोडायनामिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। आप ये जानते होंगे वर्क डन, अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया रहता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, Q इंटू वी, ये वर्क डन होता है, दिस मच जूल। अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें, अगर NF चार्ज, एक सेल में NF चार्ज फ्लो कर रहा है, जब NF चार्ज फ्लो कर रहा है तो Q पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, लिख लो, NF चार्ज is flowing in the cell and potential developed is E volt। तो यहां पर वर्क डन निकालेंगे कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज NF चार्ज, देखो चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा NFE। ये पहला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू NFE सेल। अगर आपसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम वर्क पूछा, जैसे गैल्वेनिक सेल शुरू में लाते हो, गैल्वेनिक से बैटरी खरीद कर लाए हम, तो शुरू में क्या होता है, उससे मैक्सिमम वर्क करवा सकते हो, उसके बाद क्या होगा, सेल यूज में आ जाएगा तो धीरे धीरे उससे जो वर्क निकलेगा, यूजफुल वर्क निकलेगा, वो कम निकलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस में कभी मैक्सिमम वर्क निकालने बोल रहा है तो उस केस में ई नोट सेल यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम अगर निकालने बोलता है तो दैट इज इक्वल टू NF ई नोट सेल, और ई सेल ई नोट सेल निकालना आप जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, द एनर्जी विच इज यूज टू डू यूजफुल वर्क, उसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी के टर्म्स में अगर बात करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू, या ऐसे वर्क डन इज इक्वल टू यूजफुल वर्क इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, decrease in Gibbs free energy। क्या हुआ, ज्यादा हंस रही है कुछ, देखो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, दैट इज माइनस NF ई सेल होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। अगर आपसे डेल्टा जी नोट पूछता है तो दैट इज माइनस NF ई नोट सेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, पहला कंडीशन, ई सेल स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम लोग जानते हैं डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, या ये उल्टा लिख, निगेटिव होना चाहिए, या ई सेल के टर्म्स में बात करें तो ई सेल का वैल्यू
पॉजिटिव होना चाहिए, तब क्या होगा, जो सेल रिएक्शंस होगा स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा, डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो होता है या ई सेल का वैल्यू अगर जीरो होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर सेल रिएक्शन रुका हुआ, इक्विलिब्रियम पर आ गया। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। तीसरा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है या ई सेल का वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम लोग यही फॉर्मूला जानते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। अगर इक्विलिब्रियम पर बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, ई सेल का वैल्यू जीरो होगा और साथ ही साथ क्यू क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम यूज कर सकते हैं ई सेल का वैल्यू जीरो, यहां से ई नोट सेल का वैल्यू जो आएगा दैट वन इज 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहां से ये भी बोल सकते हैं लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.06, या यहां से ये भी बोला जा सकता है के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर एन ई नोट सेल अपॉन 0.06। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए बहुत ज्यादा पूछा करते हैं के इक्विलिब्रियम। अब एक लास्ट, ये सब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपके बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, आप बना लीजिएगा उसको। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग रहता है। आपको ई सेल मेनली निकलवाने सिखाना था, ई नोट सेल निकालना सिखा दिया मैं। अब एक लास्ट है, लास्ट क्या है, उसके पहले ये सीखना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखिएगा, ई सेल या ई क्या है, पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है, मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, ये पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बताओ, इट इज एन इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मीन्स क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्या बोली थी, अभी बताओ इंटेंसिव है एक्सटेंसिव। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूं, A gives rise to A2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसका E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, तो अगर इस रिएक्शंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, E डैश ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मास, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द मोल्स। समझ रहे हो, तो इसका भी कितना होगा, दैट इज x वोल्ट ही रहेगा।
समझ में आया? अगर यहाँ पर एक चीज हो, अगर इस रिएक्शंस का अगर मान लो कि इसका डेल्टा वी डेल्टा जी अगर रहता वाई जूल इस रिएक्शंस का, तो इस रिएक्शंस का डेल्टा जी क्या होता? दैट इज 2y जूल। यही समझाना चाहता हूं, ये एग्जांपल से समझे आप। एक चीज और यहां पर, अगर इस रिएक्शंस का के इक्विलिब्रियम अगर जेड होता, तो इस रिएक्शंस का के इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? अच्छा जेड ही होता, जेड स्क्वायर होगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया है, तो ये सब ध्यान रखिए। इस रिएक्शंस का के इक्विलिब्रियम दैट इज जेड स्क्वायर। लास्ट, determinations of potential of any half cell with the help of other half cell। ये भी नीट पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैं एक एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से मैं समझाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन है, दैट इज Mn2+ से Mn इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है, या ऐसे लिखे आप ई कर दें यहाँ पर। इसका ई नोट ऑफ दिस इज गिवन -1.2 वोल्ट। ई नोट ऑफ Mn3+ से Mn2+ दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है ई नोट ऑफ Mn से Mn3+, ये बताना है। देखो हेडिंग ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल विद द हेल्प ऑफ अदर हाफ सेल। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे रिएक्शन लिखते हैं देखिए, आपको क्या चाहिए? इस हाफ सेल का पोटेंशियल चाहिए। तो क्या चाहिए? देखो हम क्या करेंगे, ये हाफ सेल का पोटेंशियल आपको चाहिए। कहां से कहां जा रहा है? Mn से Mn3+ जा रहा है। Mn मैग्नीज Mn3+ में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पता नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी हाफ सेल का पोटेंशियल चाहिए आपको, इसी का ई नोट वैल्यू चाहिए। देखो किसका दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? दैट इज Mn2+ से Mn का दिया हुआ है। इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मीन्स रिडक्शन हो रहा है। यहां पर बताओ, इसका 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 Mn3+ से कहां जा रहा है? Mn2+। इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा?
1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो ये इक्वेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करूं तो ये आ जाए। देखो Mn आपको रिएक्टेंट साइड चाहिए, फर्स्ट वाला रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा, सेकेंड वाला को एज इट इज रखना पड़ेगा। अच्छा इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, दोनों रिवर्स हो गया। रुक जाओ, ये रिवर्स होगा, सही किए है ना सबसे, Mn2 प्लस Mn, फिर Mn तो आया ही नहीं, कैंसिल। अच्छा Mn चाहिए। अच्छा ये इधर रिवर्स हुआ, इसको अगर रिवर्स किया तो ये क्या हो गया, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये Mn आ गया। Mn2 प्लस, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स किया तो Mn2 प्लस गिव्स राइज टू Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अब आ रहा है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन। चलो तो अभी यहाँ पर समझे, तो आप ये डिजायर्ड रिएक्शन है आपका, और इन दोनों के हेल्प से ये रिएक्शंस आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखिए इसका ई नोट बताएं, ई नोट, इस रिएक्शंस का ई नोट, आप रिएक्शंस को रिवर्स किए हो ना तो ई नोट क्या हो जाएगा इसका, प्लस इसका ई जो है दैट इज E1 कर देता हूं, दैट इज 1.2 वोल्ट, और इसका E2 जो है दैट वन इज -1.5 वोल्ट। तो क्या हम बोल दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं और ये आंसर, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ई नोट के टर्म्स में बात नहीं करोगे, यहां पर क्या करोगे, आप डेल्टा जी निकालोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी पता है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, ये लिखाया हो ये सब, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर, ये पता है ना, इट इज एडिटिव इन नेचर। ये क्या होता है, नॉन एडिटिव, ऐड नहीं कर सकते हो, हम पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन एडिटिव नेचर का होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेल्टा जी के टर्म्स निकालना पड़ेगा, यहां से डेल्टा जी निकाले, डेल्टा G1 इज इक्वल टू क्या होता है, -NF ई सेल माइनस एन का वैल्यू बताएं इस रिएक्शंस के लिए, 2F एज इट इज रहने दो, और ई नोट कितना है इसका 1.2, इसका डेल्टा जी बताएं, दैट इज माइनस एन का वैल्यू कितना है इसके लिए 1F, और ये कितना है -1.5, इसका डेल्टा जी निकालें, डेल्टा जी 3 दैट इज माइनस एन का वैल्यू 3F और ई सेल का वैल्यू निकालना है आपको, यही निकालना है, यही निकालना है ना। अब क्या करोगे, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डेल्टा जी के टर्म्स में बात करोगे, यहां लिख सकते हैं डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, डेल्टा G3 का वैल्यू देखो वहां लिखा हुआ है, F जो है ना कैंसिल हो जाएगा हर एक जगह से, -2F 1.2, और ये कितना है दैट इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.5F, देखो F और F सब जगह से कैंसल्स, E3 का वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज ये -0.5 अपॉन -3, तो कितना, कहाँ 2.4 कहाँ गलती होगा, हाँ ये गलती होगी, ये कितना हो जाएगा दैट इज -2.4 और ये +1.5 और ये है इधर 3, तो E3 इज इक्वल टू ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.3,
यही आंसर होगा। अब देखो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे। अब अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक लाइन में कैसे करेंगे क्वेश्चन। चलो देखो एक लाइन में, पहले इसका n का वैल्यू निकाल ले। इसका n का वैल्यू कितना होगा 3 डिवाइड कर दिए। ये रिएक्शन देखो mn रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड देखो यहाँ पर है क्या, हमको mn रिएक्टेंट साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, यहाँ तो राइट हैंड साइड आ रहा है। राइट हैंड साइड आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.2 इंटू इसका n का वैल्यू बताएं। इस mn का n का वैल्यू देखो चेंज 2 का चेंज, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। चलो आपको Mn3 प्लस चाहिए। Mn3 प्लस का सोर्स कहाँ है, ये कहाँ आपको प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ कहाँ है रिएक्टेंट में, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। एक तो रिवर्स कर दिया, चलो 1.5, साथ ही साथ इसका एन फैक्टर बताए किसका Mn का, चेंज माइनस कहाँ, ये रिवर्स किया ना तो अच्छा रिवर्स किया तो हाँ रिवर्स किया तो माइनस में, और साथ ही साथ एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 1, तो इंटू 1। क्या वही सेम रिजल्ट आ रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसको देखो अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, एक ही लाइन में। चलो ये क्वेश्चन है आपका Fe2 प्लस से Fe का डाटा दिया हुआ है, माइनस ऑफ 0.4 वोल्ट, और E ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का डाटा दिया हुआ, दैट इज 0.8 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है ई नोट ऑफ Fe से Fe3 प्लस। जीरो, हाँ अगर जीरो आ रहा है तो सही है, जीरो ही आएगा इसका। तो ये दूसरा पार्ट भी आपका ओवर हुआ, एक पार्ट और बचा हुआ है, दैट वन इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ये थर्ड पार्ट है, कल ओवर करने की कोशिश करेंगे। बैटरी अपने पढ़ लीजिएगा, बैटरी बैटरी पढ़ लोगे ना, तो उसमें क्या, उसमें तो आपको याद करना है रिएक्शंस, क्या रिएक्शन को भी तो याद करना है। तो रिएक्शन क्या करूंगा मैं भी, तो रिएक्शन देखकर बोलूंगा, आपको तो याद करना है। तो ये हो गया होगा। देखो अगर जिनसे नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, इसका एन फैक्टर बताएं 3। Fe कहाँ मिलेगा, फर्स्ट वाला से। आपको प्रोडक्ट साइड, आपको रिएक्टेंट साइड चाहिए, बट यहाँ प्रोडक्ट साइड है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ Fe का एन फैक्टर 2 है, तो 2 इंटू 0.4 प्लस, यहाँ पर देखिए Fe3 प्लस रिएक्टेंट साइड है, बट आपको कहाँ चाहिए प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.8। और इसका एन फैक्टर कितना है 1 है,
तो ये 0 आ जाएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट आ जाएगा। तो ये सब ओवर हो गया, हेडिंग दे देना, दैट इज क्या बोल रहा था, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये कल खत्म करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर शुरू हो जाएगा। मिस थर्सडे से आपका नोमेनक्लेचर आप लोग को आता है, हम उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आइसोमेरिज्म्स, आइसोमेरिज्म में बेसिक आपको आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, उसमें भी हम मेनली टाइम देंगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। उसके बाद 3 तरह है उसका, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है, वो भी देखना है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल जीओसी शुरू हो जाएगा आपका, तो जल्दी उसको खत्म करेंगे। Thank you, sir.